हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। जैसे बच्चों हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर्स वैद्युत तथा वैद्युत आवेश इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे थे। ठीक, उसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और 2 लेक्चर्स में हमने 1.8 तक न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे। जिन बच्चों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ लेक्चर्स को देखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे 1.8 से आगे के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बना रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यूमेरिकल्स 1.9। बच्चों देखिए 1.9 न्यूमेरिकल्स में दे रखा है, ये दे रखा है किसी निकाय में 2 आवेश, यानी कोई आवेशों का निकाय है, उसमें 2 आवेश हैं। एक आवेश है QA जिसकी वैल्यू दी गई है हमें 2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम, और एक दूसरा आवेश है QB जिसकी वैल्यू हमें दी गई है -2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम। यानी कि पहला आवेश कितना, +2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम, और दूसरा आवेश है -2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम। अब आवेश QA जिस बिंदु पर रखा, जिस बिंदु A पर रखा है, उस बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं 0,0 -15 सेंटीमीटर, और बिंदु B पर जिस पे QB आवेश रखा है उसके निर्देशांक दिए गए हैं 0,0 +15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए एक बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आप इस लेक्चर्स को देखें तो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स अपने सामने रखिए। ठीक है, जिससे आपको जो क्वेश्चन है आप उसको आसानी से समझ सके, कि जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से तभी उसका सलूशन हम समझ पाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो सलूशन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 2 आवेश है QA एक QB। QA रखा है बिंदु A पर जिसके निर्देशांक है 0,0 -15 सेंटीमीटर, और QB आवेश रखा है बिंदु B पर जिसके निर्देशांक है 0,0 +15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए और वैद्युत द्विध्रुव गुण P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों इसका देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए बच्चों बिल्कुल शांत दिमाग से समझना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, और बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल शांत दिमाग से समझिए, ऐसे उड़ जाएंगे न्यूमेरिकल्स तो। ठीक है, देखिए अब ऐसे उड़ जाने का मतलब ये नहीं दिमाग से उड़ जाएंगे, यानी ऐसे ही उड़ा दोगे आप न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, देखिए भाई, तो देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हम जो बिंदु A और B है इनकी जो स्थिति है, इनके जो निर्देशांक हैं, इनकी कार्तीय निर्देशांक का चित्र बनाएंगे। और हम जानते हैं बच्चों कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ये 3 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष, y अक्ष और एक z अक्ष, और ये होता है मूल बिंदु। x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष होता है। ये जो होते हैं 3 एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, लंबवत इस प्रकार से होते हैं एक दूसरे के, यानी कि ये इसके लंबवत, ठीक है, ये इसके लंबवत, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर, अब यहां पे हमें दे रखा है बच्चों, आप जानते हैं कि ये जो पहली स्थिति होती है x को व्यक्त करता है x अक्ष पे स्थिति, दूसरा निर्देशांक होता है y अक्ष पे स्थिति, और तीसरा होता है z पे। तो यहां पे जैसे आप ये +x है तो इधर क्या बचता है बच्चों, इधर होगा -x, इधर +y है तो नीचे क्या होता है -y होगा, और सेम इधर +z है तो इसके जस्ट अपोजिट में, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे हम केवल द्विविमीय चित्र बना सकते हैं, त्रिविमीय चित्र को नहीं दिखा सकते। ठीक है, लेकिन ये जो z है वास्तव में ये ऐसा होता है, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, z अक्ष ऐसे होगा इसके।
इस प्रकार से है। ठीक है, ये प्लस जेड हो गया तो इसके पीछे जो होगा वो क्या होगा, माइनस जेड होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि ये प्लस जेड हो गया। अब बोर्ड पे मैं ऐसे तो नहीं दिखा सकते, तल में है क्योंकि द्विविमीय है, तो ये प्लस जेड है तो इसके पीछे क्या होगा, माइनस जेड। तो यहां पे बच्चों दे रखा है पहला बिंदु ए, कहां दे रखा है 0,0 माइनस 15, यानी कि तीसरा निर्देशांक z का होता है। तो बच्चों अगर हम बोर्ड की बात करें तो माइनस z को हम यहां पे दिखाएंगे, यानी कि ये जो होगा वास्तव में ये होगा, यानी कि प्लस z और ये माइनस z। अब बच्चों इसको ये मत समझना कि एक्स वाई तल में, ये जस्ट इसके पीछे है। कहां पर बच्चों, इसके पीछे। अब ये प्लस z माइनस z, तो बिंदु a कहां पर है, माइनस 15, तो मान लीजिए बिंदु a है। ठीक, और इसके निर्देशांक है 0,0 माइनस 15, माइनस z अक्ष पर, और इस पे आवेश रखा है QA। अब Q भी रखा है किस पे, बिंदु B पर, जिसके निर्देशांक है 0,0 प्लस 15। तो यानी कि पहला निर्देशांक x का, दूसरा y का, तीसरा z का, तो प्लस z, यानी कि बिंदु B जो होगा वो यहां पे होना चाहिए प्लस z पर। ठीक है, और यहां पे रखा है QV, और इसके जो निर्देशांक हैं बच्चों वो है 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गए दोनों आवेश। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला पूछा हमसे निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश। अब देखिए बच्चों, जैसे आपसे बताया गया था, जब भी किसी निकाय का कुल, कुल का मतलब टोटल, और टोटल का मतलब जोड़ना। ठीक है, तो टोटल आवेश को जोड़ देंगे। और आवेशों का हम योग कैसे करते हैं, आवेशों के योज्यता का नियम क्या है, आवेशों की चार्जेस की एडिविटी का नियम क्या है। जब भी हम किसी निकाय का कुल आवेश निकालें अर्थात आवेशों को जोड़ेंगे, तो आवेशों की योज्यता का नियम होता है कि किसी निकाय पर उपस्थित जो कुल आवेश होता है, उस निकाय में उपस्थित जो भिन्न भिन्न आवेश हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात जब भी हमें कुल आवेश निकालना हो, किसी आवेश निकाय में उपस्थित आवेशों को जोड़ना है, आवेशों का योग करना है, तो आवेशों का जो योग करेंगे उनको चिन्ह सहित लेंगे। तो देखिए, निकाय का कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा बच्चों QA प्लस QB। ठीक, अब QA कितना, 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम, और QB माइनस 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम। तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो टोटल आवेश आ गया कितना, 0 आ गया। यानी इस निकाय का जो कुल आवेश है वो क्या है, 0 है। अब बच्चों यहां पे समझिए, कुल आवेश 0 हो गया। अगर इस आवेश को हम ध्यान से देखें, इस निकाय को ध्यान से देखें, तो ये जो आवेश QA और QB था, QA और QB के मान दोनों के समान हैं, और प्रकृति इनकी क्या है बच्चों, विपरीत, और ये दो आवेश इतनी दूरी पर रखे हैं। तो आपको थ्योरी में समझाया गया कि जब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो आवेश, दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो उस आवेशों के निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बच्चों वास्तव में ये जो है वो क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव। और बच्चों ये ध्यान रखना कि कोई सा भी वैद्युत ध्रुव हो, उसके आवेशों की वैल्यू कितनी भी हो, प्रत्येक वैद्युत ध्रुव का जो कुल आवेश होता है और नेट आवेश जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। शून्य क्यों होता है, क्योंकि वैद्युत ध्रुव के एक सिरे पे जितना आवेश धनावेश रखा होगा, उतने दूसरे सिरे पे उतना ही क्या होता है, ऋणावेश रखा होता है, इसलिए टोटल आवेश शून्य होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले फर्स्ट सॉल्यूशंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। देखिए बच्चों, अब निकालते हैं बच्चों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। अब बच्चों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है, किसी भी वैद्युत ध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है P = Q × 12। यानी कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है
वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, परिमाण का मतलब मान यूज करना, उसका चिन्ह यूज नहीं करना है, और 2L होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यानी बच्चों यहाँ पे जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है वो होता है P बराबर Q इंटू 2L। Q होता है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, और 2L होती है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो बच्चों सबसे पहले हमें आवेश तो दे रखे हैं, अब इन दोनों के बीच की क्या निकाल लेंगे, दूरी निकालेंगे। अब देखिए, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। अब आवेशों के बीच की दूरी को व्यक्त करते हैं बच्चों 2L से। अब बच्चों यहां ध्यान से देखिए, क्योंकि जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति होती है उसमें दूरियां मूल बिंदु से होती हैं, तो मूल बिंदु ये, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि -15 है। -15 का होना, माइनस का चिन्ह दिखाता है कि ये ऋणात्मक z अक्ष पर है। क्या दिखाता है, ऋणात्मक z अक्ष को प्रदर्शित करता है। और ये ध्यान रखना, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो 15 सेंटीमीटर ये, और इस अक्ष पे कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की जो टोटल दूरी हो गई बच्चों 15 प्लस 15 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। और दूरी का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है बच्चों, क्या होता है, मीटर होता है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 की घात -2 हो जाएगा, बन गया मीटर। अब हमें पूछा गया था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो हम जानते हैं किसी वैद्युत ध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2L। Q दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण कितना, इतना 2.5 इंटू 10⁻⁷, और 2L उनके बीच की दूरी कितनी, ये है 30 गुणा 10 की घात -2। मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 × 75 हुए, और एक 0 और एक अंक बाद के दशमलव, 10⁻⁷, 10⁻² गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो कितना हो जाएगा, -9। ठीक है। अब बच्चों इसको यहीं तक छोड़ते हैं, तब भी यही आंसर माना जाएगा। ठीक है। और इसको हम मानक रूप में लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे। मानक रूप का मतलब होता है कि जो संख्या बहुत बड़ी होती है, बहुत छोटी होती है, उनको घात के रूप में लिखा जाता है। और मानक रूप का मतलब कि दशमलव के बाईं ओर केवल एक डिजिट रहना चाहिए, दशमलव के बाईं ओर एक डिजिट रहना चाहिए। और ध्यान रखना बच्चों, जब हम किसी दशमलव को राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो जितने डिजिट लेके जाएंगे उतनी घात माइनस की क्या होगी, घटेगी। अगर प्लस की होती है तो घात क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि किसी दशमलव को हम लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस की घात क्या होती है, घटती है, और माइनस की जो घात होती है वो बढ़ती है। यहाँ पे हमने एक डिजिट खसकाया दशमलव, तो माइनस की पावर है, तो जितने डिजिट खिसकाएंगे उतनी पावर क्या हो जाएगी, कम हो गई। ठीक। अब इसका मात्रक देखें, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलॉम और दूरी का मात्रक मीटर, तो यह आया कूलॉम मीटर। अर्थात इस वैद्युत ध्रुव का जो आघूर्ण आया वो कितना आया, 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलॉम मीटर। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। देखिए बच्चों, अब आता है अपना 10.10 यानी कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में दे रखा है कि 4 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम-मीटर। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम-मीटर दिया गया है, और इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दे रखी है हमें 5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा दे रखा है हमें, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कोण। ठीक, तो पूछा गया है बल आघूर्ण का परिमाण। बल आघूर्ण का परिमाण, और इसको व्यक्त करते हैं बच्चों टो से। यानी क्वेश्चंस को समझिए। क्वेश्चंस बच्चों हमें दे रखा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ कूलॉम-मीटर है। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव है, उसका जो आघूर्ण है 4 × 10⁻⁹ कूलॉम-मीटर, यानी कि 4 × 10⁻⁹ कूलॉम-मीटर के कूलॉम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, यानी 4 × 10⁻⁹ द्विध्रुव आघूर्ण का 4 × 10⁻⁹ द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक है, और किस प्रकार से? इस प्रकार से रखा है कि वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। यानी कि दोबारा समझिए कि 4 × 10⁻⁹ कूलॉम-मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। तो पूछा उस द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसे आपको थ्योरी में बताया गया कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वह वैद्युत क्षेत्र उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगाता है, और हमसे यहाँ पे इस बल युग्म का आघूर्ण पूछा है। अब देखिए, और बल युग्म का जो आघूर्ण होता है, बल युग्म का आघूर्ण जो होता है टो बराबर होता है PE sin थीटा। देखिए एक बच्चों ध्यान रखिए, जब भी हमें किसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है तो उसका मेथड ये होता है कि सबसे पहले जो भी आपको न्यूमेरिकल्स में दे रखा है उसको लिखिए, ठीक, और जो हमसे पूछा है उसको भी लिखिए। फिर ये देखिए कि जो हमसे न्यूमेरिकल्स में पूछा गया है, जिसको ज्ञात करवाया गया है, वो राशि किस फॉर्मूले में आती है, उसका कौन सा फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा था वो लिख लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो लिख ली, क्षेत्र के साथ से कोण थीटा भी लिख लिया, और क्या पूछा था? बल आघूर्ण का परिमाण। अब बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो होता है टो बराबर PE sin थीटा। ये तो बहुत ईजी निकला, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हमें दे रखा है तो सिंपल आपको वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशंस कर लेनी, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए P कितना 4 × 10⁹ और E कितना 5 × 10⁴ और साइन थीटा कितना 30 डिग्री। तो टो बराबर आ जाएगा बच्चों 4 × 5 गुणा में पावर्स क्या होती हैं, जुड़ती हैं, -9 + 4 -9 + 4 कितना बचा -5, और साइन 30 का मान होता है बच्चों कितना 1/2, तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो टो बराबर आ गया 10 × 10⁻⁻, और इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों 1 × 10⁻, क्योंकि प्लस की 1 माइनस के 5, 1 × 10⁻⁴। और बच्चों इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या था बच्चों, न्यूटन
मीटर होता है। ठीक, तो ये हुआ 1.10 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 1.10 स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। अब देखिए 1.11 बच्चों, 1.11 में दे रखा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। यानी कि कोई पॉलीथीन का टुकड़ा था, उसको हमने ऊन से रगड़ा और रगड़ने पर वो पॉलीथीन का जो टुकड़ा था 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। ठीक है, तो पहले जो जैसे आपको बताया जो सवाल में दे रखा है उसको लिखिए। तो देखिए पॉलीथीन यानी कि पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश क्यों आवेश दे रखा है हमें 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और इसका कैसा आवेश है? ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश दे रखा है तो फर्स्ट ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दे रखा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या n। सेकंड, क्या ऊन से पॉलीथीन पर सन्निहित का स्थानांतरण होगा या नहीं? ठीक है बच्चों, तो देखिए न्यूमेरिकल्स में दे रखा था कि हम किसी पॉलीथीन के टुकड़ों को ऊन से रगड़ते हैं और रगड़ने पर यह पाया गया कि पॉलीथीन का जो टुकड़ा था वो 3 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश से क्या होता है? ऋण आवेश हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो देखिए बच्चों, जैसे आपको समझाया गया था घर्षण विद्युत की, और घर्षण विद्युत की क्या थी, यानी कि आपको थ्योरी में बताया गया था किसके बारे में? घर्षण विद्युत की। और घर्षण विद्युत की क्या थी बच्चों? कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण, घर्षण के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, और जिससे दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। अब स्थानांतरण होगा तो एक वस्तु पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी, और एक पर क्या होगी? वृद्धि। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक तो क्या है? ऊन का टुकड़ा है, और एक है पॉलीथीन। एक क्या है बच्चों? पॉलीथीन। दोनों को आपस में रगड़ा और रगड़ने पर यह पॉलीथीन का टुकड़ा जो हो गया, इस पे ऋण आवेश आ गया। क्या गया बच्चों? ऋण आवेश। अब देखिए बच्चों, जब आपस में हम रगड़ते हैं दो पदार्थों को, तो वहां पे क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होगा तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो एक पे इलेक्ट्रॉन की कमी और एक पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो हमेशा ऋणावेशित होगी, और जिस पे कमी होती है तो वो क्या होगी? धनावेशित होगी। तो बच्चों यहाँ पे जो ऊन होगी उस पे धनावेश आया होगा। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है फर्स्ट न्यूमेरिकल्स कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और ये भी बताना है कि किस पदार्थ से किस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि कोई पॉलीथीन ऋणावेशित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊन से पॉलीथीन पर क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। ऊन से पॉलीथीन पर क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। ठीक, कितने ऊन से पॉलीथीन में ऋणावेश आएगा, इसका मतलब ऊन से पॉलीथीन पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित
होंगे। अब कितने होंगे ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी है और हम जानते हैं कि आवेश की जो क्वांटम प्रकृति होती है, आवेश की क्वांटम प्रकृति से, आवेश की क्वांटम प्रकृति से किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी वस्तु पे जो आवेश होता है वह होता है Q बराबर NE होता है। यानी किसी वस्तु पे जो आवेश होता है वो होता है Q बराबर NE। Q आवेश कितना है बच्चों? 3 गुणा 10 की घात -7। N इलेक्ट्रॉन की संख्या हमसे पूछी है। अब बच्चों यहाँ पर E जो होता है वो क्या होता है? मूल आवेश होता है। क्या होता है? मूल आवेश होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19। यानी कि जो मूल आवेश है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब n निकालना था तो ये गुणा में इसके बटे में आएगा। 3 गुणा 10 की घात -7 बटे 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब देखिए इसको बच्चों हल करें तो अगर हल करें तो देखिए यहाँ पर पॉइंट कैंसी 0 बढ़ा, डिवाइड कीजिए 8 से 2 से, तो ये 8 बार 2 8 16 और 2 कम 2 15 बार कटा। ठीक है, तो बच्चों ये आता है 15/8। 10 की घात -19 ऊपर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के 19 हो जाएंगे। अब +19 माइनस के 7 कितना आ जाएगा बच्चों? +19 माइनस के 7 यानी कितना आ गया? +12। अब देखिए बच्चों अगर इसको हम डिवाइड करें 15 को 8 से तो कितना आएगा बच्चों? 8 ठीक है, कितने बचे? 7, 70 हो गए। तो 8 8 कितना हो गया? 64, 1.8। ठीक है, अब कितने बचे फिर? कितने? यानी कि 8 से डिवाइड करा तो 8, 7 बचे, दशमलव लाया 70 हो गए। ठीक, 8 8 64, 8 बार गया, 6 बचे फिर 60 हो गए, तो 8 7 56, इतना आ गया कि n = आ गया 1.87 गुणा 10 की घात 12। यानी कि ऊन से पॉलीथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा? 1.87 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं इसका सेकेंड पोर्शन। ठीक है, देखिए अब देखिए बच्चों, अब सेकेंड हमसे पूछा है क्या ऊन से पॉलीथीन पर सनिति का स्थानांतरण भी होगा? क्या ऊन से पॉलीथीन पर सनिति का स्थानांतरण भी होगा या नहीं? बच्चों सनिति का मतलब होता है द्रव्यमान। अब क्या जब इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पे जाएंगे, ऊन से पॉलीथीन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन जो आया था हमारा कितना आया था? 1.87 गुणा 10 की घात 12 आए थे। कितना आए थे बच्चों? 1.87, क्योंकि 15 को हमने 8 से डिवाइड करा था तो 8 कितने बचे थे? 7, 70 हो गए, 64, 60, ठीक है, इतना आया था। ठीक है, 1.87 गुणा 10 की घात 12। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर पहुंच जाएंगे तो क्या इस प्रक्रिया में सनिति का भी स्थानांतरण होगा या नहीं? द्रव्यमान स्थानांतरित होगा या नहीं? देखिए बच्चों, आप ऐसे समझिए, सपोज करो आपने एक पॉलीथीन ली और उसमें गेहूं के दाने भर लिए। अब गेहूं के दाने का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान जरूर होगा। अब मान लीजिए आपने उसमें से 100 दाने निकाल दिए, तो क्या उस पॉलीथीन में गेहूं का जो द्रव्यमान था, जो मात्रा उतनी रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि उस दाने का कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? 10 की घात 12। कैसे? अब देखिए, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, और कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? 1.87 गुणा 10 की घात 12।
अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो जाहिर सी बात है सनिति का स्थानांतरण होगा। अब कितना होगा वही हमसे पूछा गया है। तो देखिए तो कैसे निकालेंगे, ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित सनिति। तो कितना हो जाएगा, यानी कि कुल स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो कुल स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने, 1.87 गुणा 10 की घात 12 और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31। ठीक है बच्चों, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1.87 और ये आ जाएगा 9.1 और 10 की पावर बच्चों देखिए -31, तो -31 और +12 घटाइए, 11 में से 2 गए 9 और यहाँ पे 2 में से गए 19, यानी कि प्लस माइनस के क्या आ जाएगा 19। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो ये क्या आ जाएगा, सनिति का द्रव्यमान स्थानांतरित सनिति। आई होप आप इनकी मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, 1.87 इंटू 9.1 की मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो देख लीजिए कि 18791 तो ये आ गया 718 और 9 सत्ते 63, 9 72 और 6 कितने हो गए 78 हो गए, 9 और 7 कितने हो गए 16 हो गया। ठीक है, तो 7 हुआ 11 9 10 और ये कितना आया 7 1। ठीक है, तो कितने अंक बाद 1 2 3। ठीक, तो ये बच्चों आ जाएगा 17.017 गुणा 10 की घात -19, या इसको लिख सकते हैं 1.701 गुणा 10 की घात -18 क्लोरा। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख रहे हैं, साइड में लिखता हूँ मैं, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 1.7, हमने दशमलव इधर किसका दिया तो एक घात माइनस की क्या हो जाएगी कम। ठीक है, इतना हो गया। ठीक बच्चों, एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लेना। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस लेक्चर्स को अपने सभी फ्रेंड्स में सभी ग्रुप में शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।